तो हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यह हमारा 15वां लेक्चर है और इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़े और उसमें हमने ये देखा कि चार्ज जब मूव करता है तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने फाइंड की डिफरेंट मेथड्स से और उसके बाद हमने उस मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होती है चार्ज के मूव होने की वजह से उसकी डायरेक्शन फाइंड की, उसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की, मैग्नेटिक फील्ड हमने सोलिनॉइड में भी फाइंड की, फिर हमने गाउस लॉ को डिस्कस किया इन मैग्नेटिज्म। जो लास्ट टॉपिक था हम डिस्कस कर रहे थे वो था किसके बारे में भला, मैग्नेटिज्म इन मैटर। इसमें मैं ये आपको लेक्चर नोट्स भी मे भी मिल गए हो या नहीं, तो ये मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा। तो इसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी चीजें बनी हुई हैं कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो हर एटम के अंदर चार्जेस जो है ये मूव कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर क्वार्क्स, दे आर मूविंग। If they are moving, it means that current is producing। और अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है चार्जेस की मोशन की वजह से, इट मीन्स के एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है उस करंट के साथ। तो अगर ऐसा है तो फिर तो हर एक चीज को ही मैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज मैग्नेटिक नहीं है, सोचने वाली बात है। तो हम इस क्वेश्चन का हमने आंसर करना है इस लेक्चर में कि हर एक चीज मैग्नेटिक क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके लिए ये हम सपोज करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है किस वजह से। वो चार्जेस की मोशन की वजह से है। चार्जेस कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन की मोशन को अगर हम क्लासिकली देखें तो हम कहते हैं कि एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह मूव कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी v है। ये इसका ऑर्बिट का जो रेडियस r है, अगर एक सर्कल में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ एक एंगुलर मोमेंटम पैदा होगा। एंगुलर मोमेंटम इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा। और जो हम ये बात पहले शुरू में कर चुके कि हम पॉजिटिव चार्ज की मोशन को देखेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, we will say that current is flowing in the clockwise direction। ठीक है, तो जो करंट है, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ओवर टाइम पीरियड ले रहे हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है, जो ऐसी बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है उसके लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर पी। तो इस तरह इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई वी ओवर 2 पाई आर। अब हम अगर बात करें कि जब चार्ज मूव करता है सर्कल में, या जब भी चार्ज मूव करता है तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है। मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा था दैट इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज द पाई आर स्क्वायर। और इक्वेशन 2 को मैं अगर इस आई की जगह पे पुट करूं और ए की ये वैल्यू पुट करो तो वी विल गेट म्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई वी आर। अब मैं ये करना चाहता हूं कि मैं इस मैग्नेटिक मोमेंट को लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर होता है एम वी आर के। यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की मोशन की, इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, इसलिए एम लिख दिया। और अगर मैं यहाँ इनकॉर्पोरेट करूं इस एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे इस इक्वेशन 3 में, तो वो हमारे पास म्यू विल बी इक्वल टू ई ओवर 2 एम ई मल्टीप्लाइड बाई एल के आ जाएगा।
ये जो रिजल्ट है ये शो करता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, जिस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो वेक्टर म्यू और एल है दे आर पॉइंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये जो दोनों वेक्टर हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, जिस प्लेन के अंदर ऑर्बिट है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। आगे एक बात ये लिखी हुई है कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो ये कहती है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज ही सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। यानी एंगुलर मोमेंटम की हर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि क्वांटाइज्ड या डिस्क्रीट वैल्यूज ही एग्जिस्ट करती हैं। चूंकि पिछली इक्वेशन में हमने ये इक्वेशन 4 में ये देखा है कि जो म्यू है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो मल्टीपल है, मतलब ये जो चीजें ब्रैकेट में ये कांस्टेंट है, मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो म्यू भी क्वांटाइज्ड होगा। और ये भी कहा गया कि ये जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज है या मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसकी ये वैल्यूज क्वांटाइज्ड है, और दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ एच कट। एच कट क्या चीज है? ये एच कट एक कांस्टेंट है जो कि एक और कांस्टेंट के बराबर है, जिसे एच ओवर 2 पाई कहते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और 2 पाई का आपको पता है, ठीक है। ये फिर वही क्वेश्चन जो मैंने किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके रीजन भी आगे बता दिए, और ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके साथ मैंने ये कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी सर्कुलर मोशन के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्पिन भी करता है। अगर वो स्पिन करता है इट मींस दैट के इस स्पिन करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं S इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाइड बाई h कट। तो इस स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा दैट इज इक्वल टू EH कट ओवर 2m, ठीक है। अब अगर इक्वेशन 7 में मैं राइट हैंड साइड इसकी देखूं तो E भी कांस्टेंट है, H कैट भी कांस्टेंट है, ME भी कांस्टेंट है। ये सारी की सारी चीज जो राइट हैंड साइड है कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं, ठीक है। इसको बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं। तो इस तरह इक्वेशन 7 को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू बी इज इक्वल टू EH कैट ओवर 2me, और इसकी वैल्यू जो है 9.27 into 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला के बराबर है। और ये 1 जूल पर टेस्ला जो है बराबर होता है 1 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर के होता है, ठीक है। अब ये बात है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें वहां पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं और क्वार्क्स भी हैं। तो उनकी मोशन की वजह से, उनकी स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो मैग्नेट इस स्पिन की वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या क्वार्क्स की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा उसकी वैल्यू बहुत ही थोड़ी होती है। अगर हम मैं इक्वेशन 7 से आपको बताता हूं कि इक्वेशन 7 में हम डिवाइड हो रहा है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच कैट की वैल्यू आपने ऊपर देख ली है कि एच कैट की वैल्यू क्या होती है, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। अगर देखें कि मैस ऑफ प्रोटॉन जो है, मैस ऑफ प्रोटॉन या मैस ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज मच मच ग्रेटर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या होगा? म्यू स्पिन की जो वैल्यू होगी दैट इज वेरी 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 स्मॉल। और अगर हम कंपेयर करें मैं इसको म्यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, वो 10⁻³ टाइम्स स्मॉलर होती है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए हम इसको अमूमन नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जो स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन है
तो आपने आपने ये बात पढ़ी होगी, बेसिक केमिस्ट्री में भी ये बात लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिट में, मतलब एक एनर्जी में जब मूव कर रहे होते हैं तो वो पेयर की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं, दे आर पेयर्ड अप, ठीक है। तो वो पेयर कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन अप है तो दूसरे की स्पिन डाउन होगी, तो इस तरह वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर कहते हैं कि ये कैंसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से हर एक चीज जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या क्वार्क्स वगैरह उसके अंदर है, ऑल दो है, लेकिन हर चीज मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। कि एक वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स या जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये कितनी टाइप्स के हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। तो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? फेरोमैग्नेटिक हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं और डायामैग्नेटिक हो सकते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि एक खास मतलब एक थोड़े से नंबर है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करते हैं, ठीक है। ऐसी सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम या फिर डायस्प्रोजियम हो सकती है। ये जो सब्सटेंसेस है दे कंटेन परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स that tend to align parallel to each other even in a weak external magnetic field। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक बन जाते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ये क्या बोला, ये थोड़े से बाकी एज कंपेयर टू अदर मटेरियल ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं और इनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन हुए होते हैं वो अपनी अलाइनमेंट को सस्टेन करते हैं इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो अगर एक दफा अगर मोमेंट्स अलाइन हो जाते हैं ऐसी सब्सटेंसेस में तो वो कुछ देर के बाद तो मैग्नेटाइज्ड ही रहते हैं आफ्टर द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। दिस permanent alignment is due to a strong coupling between neighboring moments, a coupling that can be understood। ये जो मैं कपलिंग का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इस मैग्नेटिक मोमेंट्स की कपलिंग हम यहाँ पे नहीं समझ सकते क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स अभी आपने नहीं पढ़ी इसलिए आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे। उसके बाद है डोमेन वाल्स क्या होती हैं या डोमेन्स क्या होती हैं, कि मैं आगे फिगर से आपको समझाता हूँ, वहां से आप बेहतर समझ आएगी। तो मैं ये राइट साइड पे जाता हूँ। ये एक ऐसा मटेरियल है जो अनमैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। अब अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये रैंडमली ओरिएंटेड है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ओरिएंटेड हैं तो क्या हम इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं? कैसे? हाँ कर सकते हैं। कैसे? जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। सेकंड बी फिगर में देखें क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने के साथ क्या होगा कि कुछ मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को अलाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने करे तो क्या मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स ने अपने आप को अलाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो ऐसे लाइनें सी लगी हुई है ये क्या बता रही है? हर मोमेंट का एक रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं कि ये डोमेन है और हर डोमेन के साथ एक ऐसे लाइनें लगी हुई है, इस लाइन को हम कहते हैं वाल, डोमेन वाल इसे कहते हैं या डोमेन बाउंड्री भी कहते हैं। मैंने ये बात की कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट्स अपने आप को अलाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए जो अप्लाई हम कर रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो क्या होगा कि ये ग्रेन बाउंड्रीज या डोमेन्स जो है, सॉरी डोमेन बाउंड्री जो
डोमेन्स है उन मोमेंट्स की जो जिन्होंने अपने आप को अलाइन किया हुआ अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, उनका रीजन या उनका जो एरिया है वो बड़ा हो जाता है, उनका साइज, उन डोमेन्स का साइज बड़ा हो जाता है। जिन्होंने अपने आप को अलाइन नहीं किया उनका उनकी जो डोमेन है वो डोमेन साइज कम हो जाता है। ठीक है, ये बातें सारी इधर लिखी हुई है, आपने पढ़ लेनी है। When the external field is removed, the sample may retain a net magnetization in the direction of the original field. तो क्या ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स के ऊपर जो थर्मल एजिटेशंस है फेरोमैग्नेटिज्म में, ये अलाइनमेंट को डिसरप्ट नहीं करती, नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो थर्मल एजिटेशन बढ़ जाएंगी। जब थर्मल एजिटेशन बढ़ेंगी तो वो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्ब कर लेती हैं। तो जो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर थर्मल एजिटेशन जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स की अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्ब अगर कर दें, उस टेम्परेचर को, उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस लूजेस इट्स रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन, और जहां पे जो रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन है वो सस्टेन नहीं करती, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। इस क्यूरी टेम्परेचर के नीचे नीचे जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो अलाइंड रहते हैं और उस सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन अगर हम इस क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे चले जाए तो क्या होता है, द थर्मल एजिटेशन इज ग्रेट इनफ टू कॉज अ रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ द मोमेंट्स एंड द सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर से नीचे नीचे फेरोमैग्नेटिक रहेगी सब्सटेंस, से ऊपर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मान लेगी। और कुछ मटेरियल्स की जो क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यूज है इस टेबल में दिखाई गई। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। इनमें से अगर कोई मटेरियल मैं न्यूमेरिकल में पूछता हूँ तो मैं वैल्यू नहीं दूंगा, और इन 5 के अलावा अगर मैं किसी और मटेरियल के बारे में बताऊंगा तो फिर मैं आपको उसकी वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक मटेरियल किस तरह के होते हैं, दे आर वीक मैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब ऐसी सब्सटेंसेस जो 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 कि पैरामैग्नेटिक हैं, दे हैव वीक मैग्नेटिज्म। ये कहां से आती है, दे आर रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एटम्स या आयंस दैट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, these movements interact only weakly with one another and are randomly oriented in the absence of external magnetic field. जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब हम अपने सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दें तो क्या होता है, इट्स एटॉमिक मोमेंट्स टेंड टू लाइन अप विद द फील्ड। ठीक है, तो ये लाइन अप हो जाता है। दिस अलाइनमेंट प्रोसेस हाउएवर मस्ट कंपीट विद द थर्मल एजिटेशन। जिसकी मैं बात, थर्मल एजिटेशन मतलब टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से जो एटम्स की है एक दूसरे के साथ टकराना, ये वो, तो उसे मैं एजिटेशन कह रहा हूं, which tends to randomize the magnetic moment orientation। ठीक है, जो थर्मल एजिटेशन जो है क्या करती है, रैंडमाइज कर देती है इस मैग्नेटिक मोमेंट की ओरिएंटेशन को। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक में आप कह सकते हैं कि ये वीक मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और ये अपने आप को लाइन अप कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है दे आर अलाइंड इन द डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जबकि डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म में बेटा ये है कि ये भी वीक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इसमें भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, क्या होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो वीक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होते हैं इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये अलाइन अप हो जाते हैं।
अच्छा, ये फिर क्या, इससे क्या होता है कि causing diamagnetic substances to be weakly repelled by a magnet। अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के करीब कोई परमानेंट मैग्नेट लेके आते हैं तो क्या करता है वो फिर रिपेल करेगा उस मैग्नेट को। ठीक है, इसके बाद ये नीचे मतलब वो उसकी वजह कितनी फोर्स के साथ रिपेल करेगा, ये वो जो कि बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो लिखी हुई है, आपने देख लेनी है। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने कुछ इंटरेस्टिंग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ना है लाजमी। और ये है आपका 27 चैप्टर से कुछ मैंने चीजें देखी हैं, तो बल्कि ये बुक के आखिर में, इस चैप्टर के आखिर में ये चीजें दी हुई हैं। आपने इनको, इंटरेस्टिंग है, आपने इनको पढ़ना भी है, आपने इनको याद भी रखना है। और ये मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कुछ फिगर्स हैं ये, और कुछ मैंने इस बातें लिखी है, ये आपने देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप बेटा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। हाँ बेटा, मेड का सिलेबस जो है जितना हम पढ़ेंगे उतना ही होगा, 16 लेक्चर होंगे शामिल। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछें बेटा। एनी क्वेश्चन प्लीज।